हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही चाहूंगा आप फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज सेकंड चैप्टर का 11th लेक्चर है। वीडियो का नंबर है 2.11। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब पहले उस पर डिस्कस करते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कि लास्ट एक्सप्रेशन क्या आया था। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन आया था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये एक्सप्रेशन निकाला था। तो इसमें ये पता चल रहा था कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बात करें तो उसका कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो प्लेट्स हैं, इनका एरिया बढ़ा दोगे, बड़ी प्लेट्स ले लोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और उनके बीच के सेपरेशन को बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। फिर ये था कि अगर उस कैपेसिटर के अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो क्या होगा। तो वो कैपेसिटेंस आया था C मीडियम इज इक्वल टू C नॉट के, यानी कि C नॉट का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर और वैक्यूम। उसके अंदर एयर या वैक्यूम है तब उसका कैपेसिटेंस इनटू के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर कैपेसिटर के अंदर फिल कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? के टाइम्स बढ़ जाता है। के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो फिक्स होता है। अब समझना, अभी हम बोल रहे हैं तो चेंज हो रहा है। वो फिक्स इसलिए बोल रहे हैं और कब बोलेंगे चेंज हो रहा है। किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसकी कैपेसिटी फिक्स, अगर उसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में आप चेंज करेंगे तभी उसमें चेंज आएगा, अदरवाइज में चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे बोला जा रहा है किसी कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसके वोल्टेज बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इन चीजों से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कब चेंज होगा? जब उसकी प्लेट्स के एरिया में चेंज करोगे, उनके डिजाइन में चेंज करोगे, उसके अंदर वैक्यूम है या कोई मटेरियल भर दिया या मटेरियल निकाल लिया, तब चेंज होगा। अदरवाइज हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स होता है। चार्ज उसे दो या मत दो, वो कैपेसिटेंस फिक्स रहता है। जैसे आप ये बोल सकते हो ना, जैसे आपके वाटर टैंक है 500 लीटर कैपेसिटी का, उसमें 10 लीटर पानी हो तब भी हम बोलेंगे इसकी कैपेसिटी 500 लीटर है। 20 लीटर हो तब भी बोलेंगे, और उसमें अगर 500 लीटर है तब भी हम उसकी कैपेसिटी 500 लीटर बोलेंगे, और वो खाली भी होगा तब भी हम उसकी कैपेसिटी 500 लीटर ही बताएंगे। तो इसी तरीके से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है वो उसकी कैपेसिटी, तो वो कैपेसिटी फिक्स रहती है। अगर हम चाहते हैं हमारा वाटर टैंक की कैपेसिटी बढ़े, मान लिया हमने वो मेटल का वाटर टैंक है और हम उसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसमें एक्सटेंशन करवाएंगे, यानी कि उसके शेप में चेंज करवाएंगे, उसके डिजाइन में, तब उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। इसी तरीके से कैपेसिटर के भी शेप में जब चेंज करेंगे तब उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अदरवाइज उसका कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगा, उसका कैपेसिटेंस फिक्स रहता है। जनरली कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम क्या बोलते हैं? चार्ज और पोटेंशियल से उसका कोई लेना देना नहीं है। चार्ज बढ़ा दो कम कर दो, पोटेंशियल बढ़ा दो कम कर दो, उससे उसकी कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप इसके बाद करते हैं, देखो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब आपको स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। देखो मैं इससे स्टार्ट करने से पहले 2-3 पॉइंट आपको बता दूं बच्चों। मैं यहाँ पर जो सीरीज से बना रहा हूँ, मेरे वीडियो आप देख रहे होंगे, तो इसमें क्या है, मैं हर टॉपिक को लेके वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बोर्ड के होते हैं, वो भी बच्चे मेरे इस वीडियोस को देखते हैं, कुछ ICSE बोर्ड के और दूसरे भी बोर्ड्स के देखते हैं। तो इसलिए आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, ये मेरी आपको एडवाइस है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली CBSE के सिलेबस में नहीं है, यानी कि उनका डेरिवेशन CBSE के सिलेबस में नहीं है, उनका फाइनल एक्सप्रेशन यूज हो जाता है, यानी कि फाइनल फॉर्मूला जो ड्राइव करके लाते हैं वो यूज हो जाता है।
तो आपको मेरी ये एडवाइस है कि जो जिस भी ईयर में मेरा ये वीडियो देख रहा है वो उस ईयर में सीबीएसई की साइट से अपना सिलेबस निकाल ले और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करे। क्योंकि क्या होगा, मान लो कोई टॉपिक ऐसा होता है सिलेबस से कभी कुछ ऐड हो जाता है, कुछ डिलीट कर देते हैं, तो जो हट जा रहा है उसे आप स्किप कर दें, उस टॉपिक को आप छोड़ दें। और अगर आप चाहते हैं अपनी नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि टॉपिक एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा टॉपिक मिलेंगे। तो कौन से टॉपिक में से डेरिवेशन करना है नहीं करना है तो आप देखते जाएं आपके उस ईयर में कौन से टॉपिक हट गए उनको आप छोड़ दें और जो टॉपिक हैं उनको आप देख लें। इतना समझ में आया है? हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिस भी ईयर में है आप अपना सीबीएसई की साइट से सिलेबस निकाल के उसके अकॉर्डिंग देख लें। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा चलेगा कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब एक चीज़ देखें, इसको डेरिवेशन करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझ लो, क्योंकि डेरिवेशन तो ये छोटा है, ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है और बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो दो इक्वेशन बनाएंगी वो किस बेस पर बनाएंगे उसको समझ लो। तो उससे क्या होगा, जब मैं अभी इक्वेशन लिखूंगा तो आपको उनको समझने में आसानी हो जाएगी कि हमने एकदम इनको कैसे लिख दिया। तो देखो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले आप समझ लो, फिर हम इक्वेशन लिखवा के और 2 मिनट में उसको डेरिवेशन फिनिश करवाएंगे। अब इधर देखो क्या है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक कोई चार्ज कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, ये हॉलो स्फेयर या शेल है। इस पे पॉजिटिव चार्ज ले लो तब या नेगेटिव चार्ज ले लो, दोनों के लिए एक ही केस है। कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो वैसे ही रहेगा, पॉजिटिव के लिए भी वही फॉर्मूला रहेगा, नेगेटिव के लिए भी। बस चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव में पुट कर देते हैं, माइनस में है तो माइनस में। ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला चेंज हो जा रहा है। अच्छा, इसका रेडियस मान लिया हमने ले लिया a, इसका रेडियस ले लिया a। अगर इसके सरफेस पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला जाएगा v = kq अपॉन a। ये क्या होगा, इसका रेडियस। अगर इसके सरफेस से बाहर निकालना है, मान लो यहाँ पे निकालना है इतने b डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा b, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा v = kq अपॉन b। इतनी बात आई समझ में? यानी कि यहाँ निकालना है तो इतना रेडियस ले लिया और बाहर निकालना है तो इसके सेंटर से हमने जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उसका वो रेडियस ले लिया, वो हमारा b हो गया। इतना क्लियर हुआ? अब एक चीज समझो, अगर यहीं पर समझना, यही स्फीयर यही ले लिया, इसका रेडियस हमने ले लिया a, सेम ले लिया, और यहां पर इस पर सेम चार्ज है, ठीक है। लेकिन इस बार हमें कहां निकालना, अंदर निकालना है, यानी कि इस शेल के अंदर, यानी कि a/2 इस पॉइंट पे निकालना है, इसके अंदर निकालना है। तो क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो v = kq अपॉन a, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब आपको लग रहा है अरे ये तो सरफेस पे जो निकालना था वही फॉर्मूला अंदर के लिए लगा दिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस से लेकर सेंटर तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर सरफेस पर अगर 10 वोल्ट आया तो अंदर हर जगह आप 10 वोल्ट ही बताओगे। तो आप खुद सोच सकते हो, अगर आपने सरफेस पर पोटेंशियल निकाला इस फॉर्मूले से और आप अंदर निकालना है पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और यहां आप पुट कर दो a/2 तो 10 वोल्ट कैसे आएगा? इस फॉर्मूले को यूज करके आपने सरफेस पे निकाला, आ गया आपका 10 वोल्ट। और आपको निकालना है यहां पर, अगर आपने इसके अकॉर्डिंग a/2 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा v = kq अपॉन a/2। तो ये 2 पर जाएगा 2kq अपॉन a, और इसकी तो वैल्यू पहले 10 निकाल चुके हो तो ये जगह 2 × 10, ये तो 20 वोल्ट आ गया, ये तो बढ़ गया। प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, जितना पोटेंशियल सरफेस पर उतना ही अंदर होगा हर पॉइंट पे। तो कहने का मतलब ये है कि इस चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल निकालना है तो रेडियस इस पूरे का ही लेना है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बड़े आसानी से डेरिवेशन होगा, बहुत आसानी से। समझ में आया? ठीक, अब करते हैं देखो डेरिवेशन। बस 2 पॉइंट इसको समझ लो। अब क्या हो रहा है यहां पर हमारे पास, अब आप डायग्राम समझो उसका। एक स्फीयर है, हॉलो शेल, जिसका रेडियस है RB, बड़ा स्फीयर, रेडियस RB।
उसके अंदर हमने एक और हॉलो स्फीयर रख दिया, यानी कि हमारे पास दो हॉलो स्फीयर थे, एक छोटा एक बड़ा, एक बड़ा और एक छोटा। तो छोटे को हमने बड़े के अंदर रख दिया, छोटे को हमने बड़े के अंदर रख दिया इस तरीके से, यानी कि ये हमारा छोटा हो गया, उसके ऊपर बड़ा स्फीयर। छोटे वाले का रेडियस आर ए, बड़े वाले का रेडियस आर बी। बड़े वाले के सरफेस पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू, और छोटे वाले के जो सरफेस पे चार्ज है वो माइनस क्यू, यानी कि जिसका रेडियस आर ए है उस पर चार्ज है माइनस क्यू, और जिसका रेडियस जो है जिसका रेडियस जो है आर बी है उस पर चार्ज है प्लस क्यू। इतनी बात है समझे। अंदर वाले छोटे स्फेरिकल शेल को हमने ए से रिप्रेजेंट करा और बड़े वाले स्फेरिकल शेल को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। इतनी क्लियर हो गया? गुड। अब देखो डेरिवेशन बहुत आसान है। हमने निकालना है सबसे पहले बड़े वाले शेल का पोटेंशियल। तो आप पहली चीज समझो, बड़े वाले शेल यानी कि हमने लिखा पोटेंशियल ऑफ शेल बी। बी का पोटेंशियल कितना होगा? तो बी पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? के क्यू, और इसका रेडियस ले लो, यहां सेंटर से इसी का तो रेडियस लेते हैं, अभी मैंने बेसिक आपको बताया, तो क्या हो जाएगा? आर बी। आर बी यानी कि बी वाले शेल का रेडियस ले लिया। बड़ा वाला शेल बी है, छोटा ए। अब क्या हो गया? अब ये जो अंदर वाले शेल पर नेगेटिव चार्ज है ये भी तो यहां पर पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होगा। जैसे मान लिया ये है हमारा नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो यहां से लेकर ये डिस्टेंस हमने ये मान लिया आर बी, ये तो लिखा आर बी। तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पॉइंट पर ये इसके चारों तरफ यहां पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? तो अंदर वाला शेल यहां पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो अंदर वाला शेल है वो भी यहां पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा इस शेल की पोजीशन, यानी कि बड़े वाले की पोजीशन पर, यानी कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अंदर वाला शेल कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा उसको भी हमने क्या करना है? इसके साथ लिखना है। तो ये हो जाएगा माइनस, आप समझ लो दोनों को प्लस कर रहे हैं, यानी कि अंदर वाला शेल कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी आपको इसमें ऐड करना है। तो जब ऐड करना है तो क्या होगा? क्योंकि अंदर वाले पे चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा प्लस के, इस पर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू, और सेंटर से लेकर यहां तक का रेडियस, क्योंकि इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से यहां पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, कितना होगा वही तो निकालना है। तो डिस्टेंस तो सेंटर से ही लेंगे, तो कितना हो जाएगा? आर बी। अब आर बी हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर बी माइनस के क्यू अपॉन आर बी, ये हो गया। और ये फाइनली हमारा देखो ये हो जाएगा 0, यानी कि अब प्लस माइनस माइनस हो गया तो फाइनली 0 हो गया। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद क्या करना है? अब हम निकालेंगे भाई अंदर वाले का पोटेंशियल, यानी कि निकालेंगे पोटेंशियल ऑफ ए। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर इसके पोटेंशियल की बात करें तो क्या हो जाएगा? के माइनस क्यू अपॉन, और इसका रेडियस ले लो तो ये हो गया आर ए। ठीक है। अब ये जो बड़ा वाला शेल है इस पर चार्ज है, ये भी तो इसकी पोजीशन यानी कि ए के सरफेस के पास पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये जो है यहां पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? प्लस के क्यू अपॉन आर बी। अब समझना इसको, सरफेस पर ये बड़े वाले शेल की वजह से अगर इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है तो यही फॉर्मूला होगा, के क्यू अपॉन आर बी। और अंदर किसी भी पॉइंट पे निकालना है तब भी यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतने अंदर हर पॉइंट पर होता है। तो इसीलिए रेडियस कितना लिया? आर बी। निकालना इस पॉइंट पर है, लेकिन रेडियस ये पूरा लिया, क्योंकि इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से अंदर कहीं भी निकालोगे हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम। ये हो गया। तो आपका अगला स्टेप हो गया, ये हमने लिख दिया माइनस में, माइनस के क्यू अपॉन आर ए, और ये हो गया प्लस के क्यू अपॉन आर बी। इतना आया समझ में? ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई और एक हमारी ये इक्वेशन हो गई। अब इधर देखो, अब हमने लिखा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। देखो
बी का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का पोटेंशियल कम है। अब आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे, ये बी का तो पोटेंशियल आ गया 0 और ए का तो पोटेंशियल कुछ आ रहा है और बोल रहे हैं ए का ही पोटेंशियल कम बता रहे हैं। देखो कैसे, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं मैं। यहां से चलता हूं, माइनस लगा दिया, के क्यू को सॉल्व करके फॉर एग्जाम्पल 20 आ जाता है। के क्यू को सॉल्व करके फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू पुट कर दिया। अब आपको बता देखो आएगा नहीं 20, मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि के की वैल्यू अलग है। मैं फॉर एग्जाम्पल है कि सॉल्व करके कुछ आएगा तो हमने 20 मान लिया, प्लस इस के क्यू को सॉल्व करके भी कितना आ गया, ये भी 20 आ गया। अब आर ए है रेडियस, आर ए किसका है, अंदर वाले शेल का रेडियस, तो हमने इसको अंदर वाले शेल के रेडियस को मान लिया 5 सेंटीमीटर मीटर, जिसमें भी यूनिट होगी वो सेम रहेगी। अच्छा आर बी का कितना होगा, ये इससे ज्यादा है तो इसको मान लो, हमने मान लिया 10। अब जरा इसको करो 5 4 जा 20 और ये होगा 10 2 जा, तो क्या होगा, ये कितना आया -4 + 2, डिफरेंस कितना आया -2 आ गया, नहीं आ गया। यानी कि इसको सॉल्व करोगे, अगर आप वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू पुट करके देख लेना, 9 × 10 = 9, आपको पता है क्यू की वैल्यू पुट करके देखना, आर ए, इन सब की वैल्यू पुट करना, ये नेगेटिव में ही आएगा। तो अब इसको वी आ रहा है नेगेटिव में और ये आ रहा है 0, तो 0 बड़ा हुआ है या -2 बड़ा हुआ, नॉर्मल सी बात है 0 बड़ा हुआ, माइनस का नंबर 0 से छोटा हो गया, तो इसीलिए VB बड़ा हो गया, VA का, VA छोटा हो गया, तो VB में से VA माइनस कर दिया आपने। बात समझ में आया, इसको हटा दो, ये समझाने के लिए लिखा था आपको। अब क्या करना है, 0 माइनस इस VA, ये जो आपने लिखा है यहां ब्रैकेट लगाओ, तो क्या हो जाएगा -KQ RA प्लस KQ अपॉन RB, कितना हो गया, ये आ गया। अब VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये KQ माइनस KQ अपॉन RB। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, KQ कॉमन आ जाएगा हमारा और यहां लिखेंगे RA माइनस RB, RA माइनस RB, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, KQ ऐसी रहने देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा RA RB। अब RA से ये RA से डिवाइड कर देगा, RB बचा, RB को 1 से मल्टीप्लाई करो, RB माइनस इसी तरीके से ये RB इससे डिवाइड हो जाएगा, इस RA से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RA। इतना आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया VB माइनस VA। इतना क्लियर हो गया, हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया जिसमें चार्ज भी है। यही मैंने आपको बेसिक बताया, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर सुने होंगे तो आपको पता होगा, मैंने कहा जब भी किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालते हैं, ऐसा पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें Q भी प्रेजेंट हो। जैसे ही हमारा काम हुआ हम वहीं पर उसको रोक देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको मैं रब कर देता हूं, इसको रब कर देते हैं। बेसिक चीज समझना है, स्टार्टिंग कैसे करना है, क्या लाना है, ये स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, एग्जाम हो कोई आगे डेरिवेशन बोले स्टार्टिंग ही याद नहीं है कहां से, तो वही तो इंपॉर्टेंट है, उसी को याद रखना है। अब हमारा क्या होगा, जब हमारा एक्सप्रेशन ये आ गया तो सीधा हमें फॉर्मूला लगाना है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर Q अपॉन V, Q इक्वल्स टू CV होता है, ये तो फॉर्मूला याद रखना है, Q इक्वल्स टू CV, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो हम इसी से क्या करेंगे, C लिखेंगे Q के प्लेस पर Q, और ये जो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंसेस की जगह लिखेंगे ये VB माइनस VA। आपको नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, आप तो डायरेक्ट ये लिखना, मैंने आपको समझा दिया ये कैसे, इससे हमने ये बनाया, तो मैंने आपको समझाया V पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, ये हमने निकाला, इक्वल्स टू Q अपॉन, अब VB माइनस VA निकाला, लिख दो KQ ब्रैकेट RB माइनस RA अपॉन RA RB, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल्स टू, इसको रब कर देते हैं, ये वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी है, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा RA RB अपॉन K और RB माइनस
आर ए। देखो मैं इससे पिछले वाले लेक्चर में भी ये कई बार बच्चों को इस बेसिक में प्रॉब्लम होती है, नीचे से ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, या ये कभी कभी यहाँ से कहाँ जाए, इसके साथ यहाँ वाली वैल्यू फिर इधर आ जा रही, कहाँ आ रही। तो मैंने एक्स वाई करके पिछले में लेक्चर में एक्सप्लेन करके दिखाया था, तो मैं इस बार भी बता दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है वो तो आपको बहुत आसान समझ में आएगा किस तरीके से हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, कभी कोई डाउट नहीं होगा। c इक्वल्स टू, अब k की जगह क्या लिखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो आर ए आर बी अपॉन k के प्लेस में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आर बी माइनस आर ए। ठीक है, अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला जाएगा, और आगे आएगा आर ए आर बी ब्रैकेट, नीचे आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। ये इतना क्लियर हुआ। ये हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कंडक्टर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूज होता है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्फेरिकल कैपेसिटर की जगह स्फेरिकल कंडक्टर का डेरिवेशन कर देते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर में सिंगल स्फेरिकल शेल होता है, और स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 शेल होते हैं, यानी कि अंदर वाला शेल, बाहर वाला शेल। मैंने आपको बताया जब भी कैपेसिटर की बात करेंगे तो 2 प्लेट्स होंगी, वो किसी भी शेप की हो। इसमें क्या है, अंदर वाली स्फेरिकल शेप की, बाहर वाली स्फेरिकल, तो 2 प्लेट्स। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में एक अंदर सिलेंडर, एक उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर, 2 प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक ये प्लेट, एक ये प्लेट। और स्फेरिकल कंडक्टर में सिर्फ सिंगल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें क्या है, इतना क्लियर हो गया। यहां से हम आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं, और मैं इसमें एक लास्ट में आपको बेसिक बता देता हूं। अगर आपने पिछले लेक्चर में देख रखा है तो आप इसे स्किप कर देना, और नहीं देखा है तो आप देख लो कि किस तरीके से हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के प्लेस पर जब किसी वैल्यूज को ले जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी या नीचे आ रही, कैसे आ रही, उसको थोड़ा सा देख लो आप। देखो, बहुत ही आसान तरीका है कि हमने क्या करना है, यहां पर x कोई नंबर या कोई वैल्यू, और y और z, ये हो गया हमारा। अब हम z को y के साथ लिखेंगे या z को x के साथ लिखेंगे, ऐसे हम नहीं बता सकते। हमें ये देखना है इक्वल्स टू कहां लगा है। सपोज कर लो इक्वल्स टू यहां लगा है, तो इक्वल्स टू के आगे वाली लाइन हमारी अपॉन वाली मेन लाइन कहलाएगी। इसके ऊपर 2 वैल्यूज है, x है, y है, यानी x अपॉन y है, पर इसके नीचे एक ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर वाली तो अपॉन में है x अपॉन y की टर्म में, तो नीचे वाली को भी अपॉन की टर्म में बना लेंगे, यानी कि z अपॉन 1 कर लेंगे। ऊपर 2 में ही, नीचे 2 में ही, इक्वल्स टू के आगे वाली लाइन के अकॉर्डिंग देखना है। अब इसको इसके साथ लगा दो, इसको इसके साथ लगा दो, बड़ा आसान हो गया। क्या हो गया, यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई है 1, तो इसका मतलब x इंटू 1x, और y के साथ z, तो क्या लिखेंगे yz। ये हो गया पहला केस, ये हो गया। दूसरा देख लो, सपोज कर लो हमने इसको ऐसे लिखा, x लिख दिया, y लिख दिया और z लिख दिया। इस बार इक्वल्स टू का साइन यहां लगा, तो ये हमारी मेन अपॉन वाली लाइन हुई। अब इसके नीचे तो y अपॉन z लिखा है, लेकिन इसके ऊपर तो सिर्फ x है, तो हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे x अपॉन 1 अपॉन ये हमारी इक्वल्स टू के आगे मेन लाइन, और y अपॉन z। आपको पता होगा किसी भी नंबर के नीचे तो 1 लिख सकते हैं, ऊपर नहीं लिख सकते, इसलिए x के नीचे 1 लिख दिया। ऐसे लिखा 5, तो इसको लिख दो 5 अपॉन 1, पर ऐसे नहीं लिख सकते 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर x लिखा, उसको x अपॉन 1 कर दिया। अब क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के साथ, अब आएगा x इंटू z, और y 1 के साथ, तो y, ये आ गया। पर इस चीज को याद कर लो, इसको समझ लो कि किस तरीके से बताया जा रहा है। इसको एक बार आपने समझ लिया तो आपको कभी भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहाँ कैसे इसको मूव करना है। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो चीज़ नहीं आती उसके पीछे लग जाओ जब तक वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ा
स्किप किया तो वो आपको नहीं छोड़ेगी, आपको नहीं, बार बार आएगी फिर आपको परेशान करेगी। तो इससे बेटर ये है कि बिल्कुल लग जाओ। कैसे नहीं आएगी ये सोचना, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल करेंगे, कोशिश करेंगे तो 100% आएगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।